हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। एडवांस अकाउंटेंसी का एक टॉपिक है जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो उसके ऊपर तीन अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, उससे संबंधित प्रॉब्लम ही करेंगे भर भर के। लेकिन पहला कंसेप्ट समझते हैं, व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सुने, हेडफोन यूज़ करना। ओके। सबसे पहला बेटा, सोल ट्रेडर नाम सुना है ना। सोल ट्रेडर में एक ही ओनर रहेगा। उसने बिजनेस शुरू किया, गोल मोटोल था, उसने बिजनेस शुरू किया और एक दिन उसको बिजनेस ठप हो गया कोरोना वायरस में। तो अपना बिजनेस का सब एसेट वो खुद ही सेल करेगा और लायबिलिटी खुद पे करेगा। ये तो हो गया सोल ट्रेडर। सर अगर पार्टनरशिप थे तो, अगर पार्टनरशिप होंगे, तो पार्टनरशिप वाले क्या करेंगे? तीन लोग मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में उनको बिजनेस बंद करना, तो वो लोग क्या करेंगे? वो भी सेम वही करेंगे, सब एसेट्स लाइन से सेल करेंगे और लायबिलिटी पे करेंगे। वो खुद कर लेंगे सब, किसी और को बुलाने का ज़रूरत नहीं। लेकिन बात होता है बेटा, जब कंपनी बंद होती है, आजकल बड़ी बड़ी कंपनी बंद होती है, तो जब कंपनी बंद होगा तब क्या करेंगे? तो हम सीखने जा रहे हैं बेटा, कंपनी जब बंद होगी तब कैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कंपनी का। हाँ, क्या कंपनी का फॉन्ट ज़्यादा बड़े हैं, रुक जाओ, वैसा फॉन्ट दिखता रहेगा, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कंपनी का। अगर कंपनी को बंद करना है, कंपनी का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है? कंपनी का। अब कंपनी को बंद करना है तो आपको मालूम है कंपनी में पैसा किसी और का लगता है, मैनेज कोई और करता है। तो अगर कंपनी फॉर्म में नहीं चल रही, बहुत लॉस हो रहा है, तो फिर शेयर होल्डर लोग मीटिंग रखेंगे। शेयर होल्डर लोग ने मीटिंग रखा, शेयर होल्डर लोग मीटिंग करेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर का मीटिंग है। शेयर होल्डर मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कंपनी लॉस में है, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोले बंद करो ऐसा कंपनी को, यार बर्बाद हो रहे हैं, हैट्रिक मार दिया लॉस का, और आगे भी ऐसी होने वाला, बहुत ख़राब टाइम चालू है। एक कंपनी का नाम सुना रहेगा, HMT, जो घड़ी बनाती थी। तो बचपन में हम लोग जब छोटे थे तो टीवी में ऐड आता था, अच्छा नंबर लाओगे तो HMT घड़ी मिलेगा। लेकिन ज़माना बदलते गया, टेक्नोलॉजी आते गई, वो कंपनी का घड़ी बिकना बंद हो गया। आजकल डिजिटल वॉच सबको चाहिए। नोकिया देख ही रहे हो, नोकिया कैसा बंद हुआ। तो कंपनी बंद होती है तो फिर क्या किया जाता है? शेयर होल्डर का मीटिंग रखेंगे, शेयर होल्डर लोग डिसाइड करेंगे इस कंपनी को बंद करना है, रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब इस शेयर होल्डर मीटिंग में दे विल गोइंग टू अपॉइंट लिक्विडेटर। किसको अपॉइंट करेंगे? वो लोग अपॉइंट करेंगे, लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। क्योंकि अगर बंद करना है तो लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर सीए भी हो सकता है, नॉन सीए भी हो सकता है। तो लिक्विडेटर नॉर्मली सीए ही रहते हैं। तो लिक्विडेटर को जब अपॉइंट करेंगे, वो क्या करेगा? वो ना लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, अब लिक्विडेटर क्या करेगा बेटा? वो ना पूरा लिस्ट बनाएगा कि कंपनी के पास कितना असेट्स है और कितना लायबिलिटी, उसका लिस्ट बनाएगा। और वो एसेट मतलब जो भी बैलेंस शीट है ना कंपनी का, उसमें बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी होगा। तो जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो कितने में बिकेगा, कितने में बिकेगा, लिक्विडेटर ये बनाएगा। तो लिक्विडेटर क्या बनाएगा? लिक्विडेटर बनाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा, प्रिपेयर, मैं ये बोल रहा हूँ, लिक्विडेटर क्या बनाएगा? प्रिपेयर लिस्ट, एक लिस्ट बनाएगा। सुन रहे हैं? प्रिपेयर लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, वो कितना असेट्स है और कितना लायबिलिटी, उसका लिस्ट बनाएगा। इसी असेट्स और लायबिलिटी का जो लिस्ट लिक्विडेटर बनाता है, इसके अंदर ना जो असेट लिखते हैं ना, एस्टिमेटेड बोलते हैं। एस्टिमेटेड मतलब अगर हमको हमारा घर बेच के यहाँ से जाना है, गांव जाना है, तो एक घर बेच के कितना मिलेगा, कार बेच के कितना मिलेगा, बाइक बेच के कितना मिलेगा, हमें बेच के फॉरेन कंट्री जाना है। ठीक है, तो कौन है बाइक कार लेगा, वहीं लेंगे ना। तो लिक्विडेटर क्या बनाता है? वो एसेट्स बेच के, यहाँ पे सब एस्टिमेटेड होता है। हाँ, क्या एस्टिमेटेड होता है? क्या होता है? ये जो एसेट्स होता है ना, यहाँ कमेंट लिख रहा हूँ, ये जो एसेट्स आप लिखते हो ये सब एस्टिमेटेड होते हैं, एस्टिमेटेड होते हैं। तो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बनाता है। ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी का लिस्ट बनाता है, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। और ये एस्टिमेटेड होते हैं, इसके अंदर जो कुछ लिखते हो वो सब एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, तो एसेट्स एस्टिमेट यहाँ लिख देता हूँ, आप बाद में ड्राइंग वगैरह बना लेना। एस्टिमेटेड एसेट्स,
एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है क्या, उस एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू कितना होगा, मतलब मिला नहीं, बेचे नहीं है, कितना मिल सकता है। ओके, यहाँ तक समझा, पूरा लिख देता हूँ। एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेट, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो समझा, इतना तो समझा। शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, शेयर होल्डर लोग लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर फिर लिस्ट बनाता है कि इस असेट्स को बेच के कितना पैसा मिलेगा, लाइबिलिटी को कितना पे करना है। ठीक है, वो लिस्ट बनाता है, उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हमारा सिलेबस में। गाड़ी आगे चलाते हैं, फिर लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना किसको सबमिट करता है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना के अगर उसको नहीं ये होगा तो डायरेक्टर हेल्प करेंगे, बोर्ड और डायरेक्टर, तो बोर्ड और डायरेक्टर को सबमिट करते हैं। किसको सबमिट करता है, बोर्ड और डायरेक्टर को सबमिट करेगा। तो एक पिक्चर में शेयर होल्डर मीटिंग, उन्होंने लिक्विडेटर को अपॉइंट किया, फिर ये जो रिपोर्ट होगा लिस्ट, ये बोर्ड डायरेक्टर को सबमिट करेगा। बोर्ड डायरेक्टर क्या करेंगे, सॉल्वेंसी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सॉल्वेंसी, हाँ क्या है सॉल्वेंसी, मतलब वो सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी डिक्लेयर करेंगे कि ये लोग क्या है, ये स्टेज पे डिक्लेयर सॉल्वेंसी। तो बोर्ड डायरेक्टर क्या सबमिट करेंगे, सॉल्वेंसी डिक्लेयर कर ये बनाएंगे, और प्लस ये जो लिस्ट बनाया था ना लिक्विडेटर ने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, हाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो वाला, चलो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से लिख देता हूँ। तो वो लिस्ट प्लस वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये दोनों किसको सबमिट किया जाएगा, सॉल्वेंसी और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये सबमिट करेंगे कोर्ट को। किसको सबमिट करेंगे बेटा, कोर्ट को। अब जब कोर्ट को सबमिट करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, मैटर कोर्ट में गया, जज साहब वो देखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि कंपनी को बंद करने का ऑर्डर देंगे। अभी तक ऑर्डर नहीं दिया था किसी ने, तो कोर्ट ऑर्डर देती है, कोर्ट ऑर्डर देते हैं। क्या ऑर्डर देते हैं, लिक्विडेटर को ऑर्डर देते हैं, लिक्विडेटर को लिक्विडेशन का ऑर्डर देते हैं, लिक्विडेशन का ऑर्डर। ठीक है, स्टैम्प मार दिए, तो लिक्विडेशन ऑर्डर, लिक्विडेशन ऑर्डर। अब जब लिक्विडेशन ऑर्डर देती है कोर्ट, तो वो तीन किसे उसको सबमिट करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। पहला तो लिक्विडेटर को बताया जाएगा, लिक्विडेटर को, नेक्स्ट कंपनी को, और तीसरा आरओसी को, रजिस्टर ऑफ कंपनी को। लिक्विडेटर को जब मिलता है तो लिक्विडेटर प्रोसीड करता है आगे, असेट्स को अभी सेल करेगा, असेट सेल करेगा, लाइबिलिटी पे करेगा। ठीक है, अभी उसका काम क्या रहेगा, सेल द एसेट, सेल द असेट एंड पे द लाइबिलिटी से। और लाइबिलिटी पे करने का बहुत मगजमारी कि किसको पहला पैसा देने का है, तो सेल द एसेट एंड पे द लाइबिलिटी, पे द लाइबिलिटी, सुन रहे हो, पे द एसेट एंड सेल द एसेट, सॉरी सेल द एसेट एंड पे द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वगैरह पे करेंगे। और ऑर्डर में पे करेंगे, ऑर्डर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर। लाइबिलिटी हम जब भी देंगे ऑर्डर में देंगे। तो उसके बाद क्या होता है, जब एसेट सेल हो जाएगा, लाइबिलिटी पे हो जाएगा, तो एक समरी बनाता है लिक्विडेटर, एक समरी बनाता है, कैश बुक जैसे समरी, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो लिक्विडेटर एक समरी बनाता है जिसका नाम है जो वो बनाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या बनाता है, लिक्विडेटर फाइनल, लिक्विडेटर फाइनल, सीए फाइनल नहीं, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है। लिक्विडेटर जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है ये सबमिट करेगा शेयर होल्डर को, हाँ शेयर होल्डर मीटिंग में सबमिट करेगा, क्योंकि उसको देना पड़ेगा ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ, मतलब कितना पैसा आया गया, तो शेयर होल्डर मीटिंग में सबमिट करेगा। उसमें सब लिखा रहेगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा शेयर होल्डर लोग को मिलेगा, वो सब उसमें लिखा जाएगा पूरा। हाँ, हिसाब किताब रहता है पूरा कि कितना आया और कितना गया, और हमारे पास कितना बचा है, और शेयर होल्डर लोग कितना देने का है, शेयर होल्डर को कितना मिलने वाला है वो उनको मालूम होना चाहिए ना। तो बस ये प्रोसीजर है, वापस देख लो। ऑर्डर याद हो गया क्या होता है सर, अपना हमारा सिलेबस का कौन सा है, अपना सिलेबस में यही पहला, ये दोनों है, मिला ये वाला पार्ट। एक ये वाला पार्ट आपको याद करना है, ये समझना है कि इसमें क्या क्या हम लिखते हैं। मिला, फर्स्ट पार्ट हमें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाता है वो, सुन रहे हो, एक बनाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या लिखा जाएगा, तो ये बहुत काम का है। तो याद रखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कब आता है पिक्चर में, सुन रहे हो, ये पिक्चर में ये कब आता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
ठीक है, वापस ऑर्डर याद रहेगा। शेयर लोग मीटिंग रख दी, कंपनी बहुत ख़राब चल रही है, क्या करने का, बंद करने का, रेजोल्यूशन पास होता तो उसके बाद वो लोग लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे। लिक्विडेटर विल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द असेट्स एस्टिमेट टू बी रियलाइज, कितना मिल सकता है, फिर ये सबमिट करते हैं बोर्ड डायरेक्टर को। बोर्ड डायरेक्टर सॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो अभी बनाया था ये कोर्ट को सबमिट करते हैं। कोर्ट अकॉर्डिंगली ऑर्डर देते हैं, लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया जाएगा, 3 लोग को ऑर्डर देंगे, सब इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर लिक्विडेटर को कंफर्म मिल गया कि ऑर्डर लिक्विडेशन करना है, फिर वो एसेट सेल करेगा, लायबिलिटी पे करेगा ऑर्डर में, फिर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट और अकाउंट बनाएगा, वो शेयरहोल्डर मीटिंग में सबमिट करेगा, क्योंकि शेयरहोल्डर को मालूम होना चाहिए कितना पैसा आया गया, हमको कितना मिलने वाला है, वो सब उसी में लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है। सुन रहे बेटा, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे होता है, तो चलो हमने आपके लिए बना के रखा है। ये रहा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स, जो नहीं कि सब एसेट सेल करने के बाद, लायबिलिटी पे करने के बाद वो ये बनाएगा। तो पहला क्या लिखा जाएगा, ये एक समरी है बेटा, कैश बुक जैसे समरी है, रिसिप्ट और पेमेंट, पैसा आएगा तो रिसिप्ट, पैसा जाएगा तो पेमेंट। पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, जितना पैसा जाएगा पेमेंट साइड में लिखेंगे। ये एक समरी है, कैश बुक का समरी है, समरी ऑफ द कैश बुक। तो असेट रियलाइज में मतलब लिक्विडेटर ने असेट्स बेच के जितना भी पैसा लाया वो लिखेंगे। बैंक बैलेंस है, वो तो बेचने का जरूरत नहीं है। बाकी असेट जो सेल करके पैसा मिला, मतलब डेटर से मिला, स्टॉक बेच के मिला, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी बेच के मिला, वो अदर असेट। तो एक तो वो पैसा मिला जो लिक्विडेटर ने खुद सेल किया। दूसरा सरप्लस रिसीव्ड ऑन मॉर्गेज का मतलब हमने बैंक से लोन लिया है और प्लांट मशीनरी गिरवी रखा है। लोन हमने लिया 10 लाख का और सिक्योरिटी बेच के जो पैसा मिलेगा वो तो वो लोग ही लेंगे, मतलब जो सिक्योरिटी रखा है प्लांट मशीनरी, वो गैस सिक्योरिटी बेच के हमको ना 12 लाख रुपए मिला, गैस 12 लाख रुपए मिला बेटा, सुना, इरेज कर दूंगा, 12 लाख रुपए मिला। और बैंक वाले का लोन 10 लाख था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ सरप्लस लिखना 2 लाख, समझा, मतलब असेट्स बेच के 12 मिला, लाइबिलिटी क्लियर हो गया तो यहाँ सरप्लस लिखोगे। तो सेकंड पॉइंट क्या ध्यान दोगे, यहाँ सरप्लस लिखोगे। और तीसरा, कॉल कहाँ से बीच में आएगा, सोचो 2 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का है और दूसरा शेयर भी 100 रुपये का, इन्होंने 100 रुपये पेड कर दिया लेकिन इन्होंने 80 रुपये दिया है, तो इनसे 20 रुपये कॉल कर सकते हैं हम लोग, तो ज़रूरत पड़ेगा तो कॉल करेंगे लिक्विडेटर। ओके, तो कॉल ऑन इक्विटी शेयर, तो कॉल करेंगे तभी पैसा आएगा। तो 3 जगह से पैसा आएगा, हमने एसेट बेचा, सरप्लस मिला और ज़रूरत पड़ा तो कॉल करेंगे। अब आ जाओ पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में ये ऑर्डर है, इनको पेमेंट करना है, लेकिन बेटा इनको पेमेंट करने से पहले ये जो ऑर्डर है ना, समझना जो पहला लिखा है पहला उन्हीं का देना है, जो आपको पहला दिख रहा है पहला उन्हीं का पैसा देना। लिक्विडेटर एक्सपेंस एंड रेम्युनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं, हु इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, अनसिक्योर क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल होल्डर, उसमें प्रेफरेंशियल कैपिटल और डिविडेंड और इक्विटी शेयर होल्डर। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ ना, चिंता मत करो बेटा। एक अलग कंसेप्ट आता है जिसका नाम है ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, मतलब इन सब लोग से भी पहले पैसा देने का उनका ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, तो ये समझने से पहले बेटा हम लोग पहले समझते हैं, ये टाइम प्लीज, ये आते हैं इसके अंदर, इसका पेमेंट सेट समझाना बाकी है। हाँ, तो पहला हम लोग समझते हैं व्हाट इज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बेटा किसको बोलते हैं, ये बेचारे वर्कर होते हैं और इनका बहुत मेहनत से लोग ये करते हैं यार, बहुत कम पगार रहता है बेचारे लोग का, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैं नहीं बोलता हूँ, सेक्शन 326 बोलता है। अब मैं आऊँगा फॉर्मेट में, चिंता मत करो। सेक्शन 326 बोलता है सबसे पहला कुछ देखो मत, सबसे पहला इन्हीं का पैसा दो। ये देखो मेरे सर के ऊपर खड़े हैं बेचारे लोग, तो भाई उनका पैसा पहले दो। वर्कर है ना, वर्कर और बाकी लोग में फर्क है। हाँ, उनका बात नहीं किया जा रहा, हम बात कर रहे हैं पहला वर्कर लोग का पैसा दो। बेचारे बहुत गरीब रहते हैं यार, डेली का खाना है, कमाना खाना। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा तकलीफ इन्हीं को हुआ था बेटा, तो गवर्नमेंट ने इनके लिए एक सेक्शन बना के रखा, सेक्शन 326। कल कंपनी बंद होती है और एसेट्स बेच के पैसा मिला तो सबसे पहला पैसा इन्हीं का देने का। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी एकदम, मतलब सबसे ऊपर यही है, समझना।
जितना लोग पैसा लेने आए ना सबसे ऊपर यही है, याद रहेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बोलता है द फॉलोइंग पेमेंट शॉल बी मेड इन प्रायोरिटी टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जो हमने कुछ किसी से लोन लिया है और उसके जगह पे सिक्योरिटी रखा है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी पहला इनका देने का फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन क्या देने का वो ध्यान देना, मैं रेट से दिखाता हूँ। बोलता है ऑल वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, वेजेस और सैलरी जो भी देना है। वर्कमैन लोग का बात कर रहा हूँ मैं, इनको क्या बोल रहा हूँ, ये वर्कमैन है, सुन रहे हैं, ये सब वर्कमैन है, समझ में आ रहा है, वर्कमैन बोल रहा हूँ, ये सब वर्कमैन है। तो बेटा ये जो वर्कमैन है इन्हीं का बात कर रहा है। तो क्या बोलता है, बोलता है ऑल वेजेस हो या सैलरी हो, ऑल एक्रूड हॉलीडे, हॉलीडे का पैसा मतलब वेजेस और सैलरी और हॉलीडे का पैसा। देखो इसको वाइट से हाईलाइट करता हूँ, वेजेस और सैलरी और हॉलीडे का पैसा, समझ में आ रहा है। वेजेस और सैलरी हॉलीडे का पैसा किसका, वर्कमैन का, किसका, वर्कमैन का। वेजेस और सैलरी और हॉलीडे का पैसा वर्कमैन का, आई रिपीट वर्कमैन का। पिछला 2 साल का पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर का मतलब होता है ये जो लिक्विडेशन हुआ है उसका 2 साल पहले का जितना भी पैसा है, प्रीसीडिंग द वाइंडिंग का वर्ड मिल रहा है, वापिस आएंगे। वेजेस और सैलरी, हॉलीडे का पैसा भी साथ में ले लो, जितना भी पगार है उनका, सीधा सीधा बोलो तो मेन पगार, पिछला 2 साल का, वाइंडिंग अप के 2 साल का। जैसी एसेट सेल हुआ, कोई भी एसेट सेल होने दो, कोई भी एसेट सेल होने दो, 30 डेज के अंदर पे करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट। मिला पेड नहीं पड़े, शॉल बी पेड इन प्रायोरिटी ऑफ ऑल अदर डेप्ट। भाड़ में गया बाकी सब डेप्ट, पहला इनका पैसा दो, इंक्लूडिंग द डेप्ट ऑफ सिक्योर क्रेडिटर, मतलब जितना भी डेप्ट बात कर रहा हूं, प्रायोरिटी ऑल अदर डेप्ट इंक्लूडिंग दैट डेप्ट ऑल्सो, सिक्योर्ड वाले को भी उसी में गिन लो, मतलब इन सबसे पहले सबसे ऊपर वर्कमैन लोग। तो याद रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी कभी पैसा मिला पहले इन्हीं का पैसा मिलेगा। लेकिन इनका भी एक्चुअली वर्कमैन का जो ड्यू होता है ना बेटा बहुत सारे होते हैं, वेजेस हॉलीडे के अलावा कंपनसेशन होते हैं, ग्रेच्युटी का पैसा, पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा, वो भी तो होता है ना। वो बात नहीं किया जा रहा है, केवल पगार का बात किया जा रहा है 2 साल का, ठीक है। अब जो इसके ऊपर का उनका जो रहेगा और भी चीज़ रहेगा, नीचे लिखा देखो फर्स्ट प्रायोरिटी सबको समझा। अब आते हैं सेकंड प्रायोरिटी, उनको वो 2 साल का देने के बाद ये देखो यहाँ नीचे लिखा हो सेकंड प्रायोरिटी, वर्कमैन ड्यू ओवर वर्कमैन ड्यू ओवर मतलब उसके अलावा जो ऊपर वाला बात कहते हैं उसके अलावा जो बाकी ड्यू है, जैसे कि कंपनसेशन अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, पीएफ आते हैं। अबव आइटम फॉल ड्यू 2 ईयर्स प्रायर टू वाइंडिंग अप, मतलब जो 2 साल पहले का और जो भी कंपनसेशन है वो सेकेंड प्रायोरिटी आता है। अब ये पैसा कैसा कब मिलेगा वर्कर का, तो बोलता है ये उनके साथ खड़े होंगे, ये वर्कर, ये जो वर्कर है ड्राइंग, ये बेचारा पतला पतला वर्कर लो, ये वर्कर किसके साथ खड़े होंगे, अभी प्रायोरिटी में क्रेडिटर के साथ खड़े होंगे, क्रेडिटर के साथ, सुन रहे हैं, अभी किसके साथ खड़े होंगे, क्रेडिटर के साथ। तो ये सोचो वर्कमैन है, अभी 2 लोगों को पैसा मिलेगा, एक रुको मैं बीच में आ रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा आ रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेता है। एक वर्कमैन है, इमेजिनेशन अच्छा समझेगा, एक वर्कमैन है और दूसरा सिक्योर्ड क्रेडिटर है, तो बोलता है अब दोनों को पैसा मिलेगा, जो 2 साल पहले का पैसा है और बाकी जिसके बारे में जिक्र नहीं किया ऊपर मैंने, वेजेस, सैलरी, हॉलीडे के बारे में, वो बाकी छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, 2 अंडा बनाया ना, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी पैसा है वो वर्कर को कैसा मिलेगा, सिक्योर क्रेडिटर के साथ मिलेगा। अगर सिक्योर क्रेडिटर कोई भी एसेट सेल हो रहा है या सिक्योर्ड वाला ही एसेट सेल हो रहा है तो बेटा जी हम दोनों शेयर करेंगे, जब भी शेयर करेंगे तो पारी पोसु क्लॉज अप्लीकेबल होगा, पारीपोसु क्लॉज, विपाशा बासु ने, पारीपोसु क्लॉज अप्लीकेबल होगा जब भी बाकी भी पैसा मिलेगा। तो वर्कर का पैसा भाई वर्कर याद रखो। तो बोलता है देखो क्या लिखा, वर्कमैन ड्यू अदर वाला जो कंपनसेशन ऑफ वर्कमैन, कंपनसेशन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ऑल अदर आइटम फॉलिंग ड्यू 2 ईयर्स प्रायर टू वाइंडिंग अप, तो वो इनके साथ मिलेगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी समझा वो अकेला ही मिलेगा उनको, हम अकेले ही है बस,
वो अकेले ये केस में, यहाँ पे तो उनको अकेले वो खुद का ही मिलेगा, ठीक है, वहाँ वर्कर ही है केवल, उधर पे बस वर्कर ही है, वर्कमैन लिखा है मैं ऑलरेडी, कितना बार लिखूं। लेकिन यहाँ पर एक बार वो 2 साल का पैसा मिलके हो गया, पगार वगैरह 2 साल का, तो उसके बाद बाकी कुछ रहेगा तो वो क्रेडिटर के साथ वो लोग शेयर करेंगे। हाँ, साइड में लिखा हो देखो, वर्कमैन ड्यू सिक्योर क्रेडिटर प्रोपोर्शनेटली शेयर करेंगे। सर एग्जांपल कराओ ना, ओके चलो। अमाउंट पेबल इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर एस फॉलोज। पहला एग्जांपल, हाँ पहला एग्जांपल हमारा स्टडी मैट में मिल जाएगा। अमाउंट पेबल इन वाइंडिंग अप, सिक्योर क्रेडिटर को 1,25,000 देना है, वर्कमैन ड्यू 2.5 लाख देना है। ड्यू मतलब भी समझना सब है, हाँ वर्कमैन ड्यू बोला ना, वेजेस तो नहीं बोला, तो सब। अब ये लोग कैसे शेयर करेंगे, मतलब सेकंड प्रायोरिटी वाले, ये सेकंड प्रायोरिटी वाले ध्यान देना कैसे सॉल्व करेंगे, मैं साइड में कर रहा हूँ। पहली बात तो हमारे पास कैश कितना वो सोचो, लेकिन इसमें 2 सिचुएशन है रे, इसमें 2 सिचुएशन दिया है। अगर एसेट रियलाइज 2 लाख होगा, शो द पेमेंट मेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस इन द फॉलोइंग 2 इंस्टेंस। अगर सिक्योरिटी रियलाइज 2 लाख होगा और सिक्योरिटी रियलाइज 1 लाख होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। चलो पहला, इफ सिक्योरिटी रियलाइज, अगर सिक्योरिटी रियलाइज्ड, सुन रहे हैं, अगर सिक्योरिटी रियलाइज 2 लाख होता है, सोचो 2 लाख ही मिला हमें, तब क्या करेंगे, तो सुनो मैं समझाता हूँ। कैश कितना है हमारे पास, वर्कमैन का ड्यू, वर्कमैन ड्यू और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये दोनों साथ में करेंगे हम लोग सेकंड प्रायोरिटी में, क्या सेकंड प्रायोरिटी में। तो कैश हमारे पास 2 लाख है बेटा जी, वर्कमैन को कितना देना है, 250 देना है। हमने आपको सिंपल है बताया ना, दोनों जन शेयर करेंगे, बात खत्म। तो सिक्योर क्रेडिटर को देना है 125। अब ये एसेट्स बेच के कितना 2 लाख मिला, 2 लाख तो नहीं दे सकते हैं आपको सीधा, जब भी वर्कमैन आएगा तो वर्कमैन साथ में आपके साथ शेयर करेगा, ओके साथ में। तो इसको रेशो निकालने का, इसका रेशो निकालने का, तो लेस ये जो 2 लाख है हम पे करेंगे, दोनों को पे करेंगे। रेशो क्या लेंगे, इसका 0 कम कर दो, 3 0, तो 250:125 का रेशो में बांट दो, सुन रहे हो, 250:125 का रेशो में इसको बांटो। तो चलो लिखो 2 लाख, इसका बेस आएगा 250 + 125, 375 इसका बेस आएगा, 375। चेक करो अभी, तो 2 लाख इंटू 250 डिवाइड बाय 375, इसका मतलब इनको मिलेगा 1,33,333 और बैलेंस उनको मिलेगा 2 लाख में से माइनस कर दो, 2 लाख माइनस 1,333, इनको मिलेगा 66,667। समझ में आ रहा है, 66,667। व्हाट इज द बैलेंस, बैलेंस कितना नहीं मिला वर्कर को, 2.5 लाख में से 1,3333 निकाल दो, तो वर्कर को कितना मिला, 1,16,667 नहीं मिला। सिक्योर क्रेडिटर कितना मिला, नहीं मिला, 125 माइनस 6667, तो इनको नहीं मिला कितना, 58,333। देखो इसका आंसर नीचे देखो मिला। तो सिक्योर वर्कमैन यहाँ लिखा वो लोग ने, तो वर्कमैन 2.5 लाख था, ये लोग शेयर कर लिए 1:2 का रेशो में, तो इतना इतना। तो बैलेंस जो बचेगा ना, बैलेंस उसको और बोलते हैं ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। ये जो बैलेंस बचा ना बेटा, उसको बोलेंगे ओवर राइडिंग। कौन सा राइडिंग, ओवर राइडिंग। बैलेंस जो आया ना उसको बोलेंगे ओवर राइडिंग। अभी भी कुछ भी पैसा बेच के मिला एसेट में, तो पहला इन्हीं का क्लियर होगा। ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बोलो समझा, फर्स्ट वाला समझा बेटा, अगर मैं बीच में नहीं आया ना। हाँ तो सुनो, 2 लाख मिला तो 2 लाख को शेयर किया दोनों लोग ने, और जो भी बचेगा अभी भी ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। एसेट्स बेच के पैसा मिले तो पहले इन्हीं का क्लियर किया जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल, सिक्योरिटी 1 लाख का ही बेच के मिला, सिक्योरिटी का 1 लाख ही मिला, तो चलो फिर से सॉल्व करते हैं। इफ सिक्योरिटी रियलाइज, मैं नीचे करूँ क्या, यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे इसके सामने करता हूँ ना, आपके सामने दिखाई दे। अगर सिक्योरिटी रियलाइज होता है, इफ सिक्योरिटी रियलाइज, सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वेश्चन का एग्जाम, इफ सिक्योरिटी रियलाइज, सोचो 1 लाख मिला, तो वर्कर का ड्यू कितना है, हमारे पास कैश है बेटा 1 लाख रुपया, हमारे पास कैश है 1 लाख रुपया। वर्कर का ड्यू कितना, वर्कर का ड्यू 2.5 लाख रुपया देना है, और सिक्योर क्रेडिटर को कितना देना है, सिक्योर क्रेडिटर को 1,25,000 देना है, बरोबर। अब चलो 1 लाख को बांटा जाएगा दोनों में, तो 1 लाख को हम बांट देंगे इन विच रेशो, सेम बांट देंगे। तो कौन सा रेशो बांटेंगे, 250
1:125 का रेशियो में बांटो तो इसका बेस आएगा 375, 250 प्लस 125, 375 इसका बेस, तो चलो बांटो, तो 1 लाख इंटू 250 डिवाइड बाय 375, तो इनको मिलता है 66,667 वर्कर को, और सिक्योर क्रेडिटर कितना मिलेगा, 1 लाख माइनस 66,667, उनको मिलेगा 33,333। अब माइनस करो बेटा, तो 2.5 लाख में से 66,667 माइनस कर दो, आंसर आता है 1,83,333। अब सिक्योर क्रेडिटर कितना, 1,25,000 माइनस 3333, आंसर आता है 91,667। लेकिन रुक जाओ, अब हम आपको समझाएंगे कुछ बातें। ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना रहेगा, ओवर राइडिंग, अब ये एग्जांपल समझना, हाँ क्या, ओवर राइडिंग, सर आप ओवर कर रहे, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना रहेगा, अब ये समझना, बीच में नहीं आ रहा हूं ना, हाँ सुनो वापिस देखो, 1,25,000 था, एसेट्स बेच सिक्योरिटी बेच के उसका 1 लाख मिला, तो बेटा एक्चुअली उसका हक उसी का था, किसका, सिक्योर क्रेडिटर का पैसा था ना वो, लेकिन सिक्योर क्रेडिटर का पैसा में कौन टांग अड़ा दिया बीच में, वर्कर ने, तो वर्कर ने उसका 66,666 ले लिया, सही बोलेगा तो वर्कर नहीं तो क्रेडिटर को मिलता था 66,667, तो बोलता है कोई बात नहीं, वही पैसा 66,667 वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। अभी कुछ भी सेल करके मिला ना तो पहले तुम्हारा मिलेगा, और बाकी जो क्रेडिटर का पैसा, एक्चुअली क्रेडिटर का कितना पैसा है, 125 में से 33,333 तो मिल गया, 66,667 क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ओवरराइडिंग प्रेफर, तो बाकी अनसिक्योर्ड है, तो अनसिक्योर्ड कितना है, तो 25,000 को बोला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, समझा, अनसिक्योर क्रेडिटर बोला जाएगा। अच्छा, अब अनसिक्योर ऐसी भी निकाल सकते हो, कैसे मालूम है, 2.5 लाख था, रुको, तो ये पॉइंट समझा आपको, पहला सिक्योर क्रेडिटर को कितने 1,25,000 देने का ना, दूसरा मैं बता रहा था, सीधा भी निकाल सकते हो, कैसा, 1,25,000 में लेना है और 1 लाख की सिक्योरिटी बेच के मिला, तो बाकी 25,000 अनसिक्योर्ड, तो सीधा लिख सकते हो। और 1,25,000 में कैसा बांट के लिया, 1,25,000 को वापस रिकॉल करूँ तो सिक्योरिटी रिलायंस हुआ बेटा जी 1 लाख, तो 1 लाख को बांट के लिए, तो वर्कर का जो पैसा रहता है बैलेंस जो भी रहेगा वो ओवर राइडिंग है, पहला यही क्लियर किया जाएगा। व्हाट अबाउट दैट सिक्योर क्रेडिटर का 1 लाख था, उसमें 33 इधर मिल गया, 33 यहाँ मिला, और बाकी 66 के लिए वो ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा। और 25,000 तो सीधा बता सकते हो, 1,25,000 माइनस 1 लाख अनसिक्योर्ड है, समझा, तो यही सेंटेंस आपको आगे मिलेगा, हाँ क्या, तो वर्कर का जो पैसा रहता है, जो क्रेडिटर का जो बोल रहा हूँ, क्रेडिटर का जो ओवर राइडिंग कैसे निकालोगे, सिक्योर क्रेडिटर का इसी तरीके से निकालना, जितना तुमने हमारा छीन लिया है वो होगा ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ठीक है। देखो नीचे अनसेटिस्फाइड पोर्शन, देखो यहाँ लिखा भी है, अनसेटिस्फाइड पोर्शन ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर टू द एक्सटेंट विच कुड नॉट बी पेड बिकॉज द सिक्योरिटी बीइंग यूज्ड फॉर द वर्कर ड्यू इज सो ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट एंड द रिमेनिंग पोर्शन को अनसिक्योर माना जाएगा। मिला क्या, अनसेटिस्फाइड पोर्शन, मेरा अनसेटिस्फाइड पोर्शन टू एक्सटेंट विच कुड नॉट बी पेड बिकॉज ऑफ यू, हु इज यू, वर्कर, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी बीइंग यूज फॉर वर्कर ड्यूज, इस सिक्योरिटी का इस्तेमाल वर्कर ड्यूज के लिए किया तो उतना मेरे को नहीं मिला, तो उतना ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा। और लोअर अमाउंट विच एवर इज लोअर, पिछला में क्या था, पिछला में इसका पैसा भी मिला नहीं ना, क्योंकि यहाँ देखो 58,000 अभी लोअर है, अभी यहाँ पूरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा उसका ड्यू उतना ही है ना, ये देखो यहाँ पे पूरा नहीं लिया, समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं लिया पूरा, क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा जी उसका ड्यू उतना ही है ना, 1,25,000 ही लेने का है, तो 1,25,000 में भाई साहब आपका इतना मिल गया ना, तो बाकी के उतना ही, समझ में आ रहा है, विच एवर इज लोअर, हमेशा लोअर लेना है, ठीक है। आपको लिए एक सेंटेंस लिख के देता हूं, आपको इधर आपके लिए एक लिख के देता हूं, आपको याद रखने के लिए,
कि उसके अंदर ना आप एक सेकेंड बेटा जी, हम बुक कहाँ रख दिए, हाँ इसी में, रुको, हम आपको एक सेंटेंस लिख के देते हैं ताकि आपको याद रहे, लेकिन वो सेंटेंस इंग्लिश में ना वो नहीं समझता है जल्दी, वो सेंटेंस इंग्लिश में होता है तो थोड़ा सा सर के ऊपर से जाता है। फर्स्ट प्रायर ये सिक्योर क्रेडिटर सो मच डेप्ट ड्यू टू, ये देखो एक्चुअली ऐसा सेंटेंस, लेकिन बोलूंगा तो नहीं समझेगा ना। सिक्योर क्रेडिटर को कितना मिलेगा, हमेशा लोअर मिलेगा, लोअर, जितना उनका डेप्ट है या जितना उनका डेप्ट है, डेप्ट ड्यू, सो मच ऑफ द डेप्ट ड्यू टू सिक्योर क्रेडिटर, और so much of the debt due to time please, so much of the debt due to such a secure creditor as count not realized by him or the amount of portion of security। ठीक है ना, आप इंग्लिश लिख के फायदा नहीं, हमेशा क्रेडिटर का सिंपल लॉजिक है बेटा जी, लॉजिक काम आता है हमेशा। सुनो, हम आपको ये बोलते हैं, अगर आपको देखना है ना तो, लेकिन वो मैं हटा दिया, रुको जान दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ फर्स्ट केस में क्या सीखने को मिला, फर्स्ट केस में क्रेडिटर का 1,25,000 था, तो 1,25,000 में उसको इतना मिल गया, तो बाकी के लिए वो हमेशा लोअर लेना, लोअर 133 और बैलेंस, देखो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ 133 और बैलेंस, इसका 133 तूने हमारा छीन लिया, 133 तूने हमारा ले लिया, और मेरा बैलेंस विच एवर इज लोअर, वही उतना ही, विच एवर इज लोअर 125 में 66 मिल गया, तो बैलेंस कितना बचा, 125 माइनस 66 667, ऑफकोर्स 58 कम है कि 133 कम है, आंसर 5833 कम है, तो वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, समझे, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, इन दोनों में से लोअर। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में 66,066 तुमने हमारा हिस्सा मारा, और हमारा यहाँ पर ड्यूज कितना है, वो कितना है, मतलब बैलेंस कितना, 125 माइनस 33333 91 और 66, आंसर 66, ये हमारा ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, विच एवर इज लोअर। बोलो समझा बेटा, मैं कोशिश किया समझाने का। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल कौन सा लेंगे, इन दोनों में से लोअर, क्योंकि इनका जो बैलेंस था वो ज़्यादा बैलेंस था ना, तो वो नहीं लेने के, जैसा मैं लिख के दिखाता, 91,667 था, है ना बैलेंस बेटा जी, लेकिन 91,667 का बाइफिकेशन ये रहा, ये रहा उसका डिटेल, ये उसका बाइफिकेशन है 91, मतलब वैल्यू से दिखा देता हूँ, 91,667 का बाइफिकेशन है डिटेल, लेकिन उस 91,667 में से कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, ओवरराइडिंग, तो बोलता है इन दोनों में से लोअर, जो बॉक्स बना रहे हैं सर वेल्लो वाला, उन दोनों में से लोअर तो 66 है, तो 66 को माना जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और बाकी को माना जाएगा अनसिक्योर्ड। बोलो समझा, बेस्ट। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया था बेटा जी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 समझा अच्छे से आपको, क्वेश्चन नंबर 1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूँ, समझाया मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 1, रुको यार रेड उठा रहा हूँ, रेडी नहीं आ रहा, क्वेश्चन नंबर 1 समझा अच्छे से, प्रैक्टिस से कहना ना, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसा बनाओ ना एग्जाम में वैसे ही बना देना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 20 में आया था, सुन रहे हो, लिख देता हूँ, नवंबर 20 में आया था, नवंबर 20 में पढ़ते, बी लिमिटेड इज बीइंग वाइंड अप ट्रिब्यूनल, ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन चार्ज इन फेवर ऑफ द कंपनी बैंकर टू हुम कंपनी ओस 2.5 करोड़, तो ड्यू टू वर्कमैन, वर्कर जिंदाबाद, वर्कर का पैसा है 62,50,000, और टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, और बात का बात तुम अंकल लोग बाद में आना, पैसा रहेगा तो आना, अनसिक्योर्ड तुम बाद में आना, और इनका सिक्योर्ड क्रेडिटर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट द अमाउंट द काइंड ऑफ क्रेडिटर लाइकली टू गेट इफ द अमाउंट रियलाइज बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑन द असेट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द क्रेडिटर ओनली 2 करोड़, मतलब हमको पैसा कितना मिला, 2 करोड़ रुपीज मिला है, 2 करोड़ रुपए मिला है एसेट्स बेच के, और ये किधर है हमारा सिक्योर क्रेडिटर, हाँ ऊपर पढ़ो, ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी हैज बीन चार्ज इन फेवर द कंपनी बैंकर टू हुम द कंपनी ओज
कंपनी ओस 2.5 करोड़, मतलब ये हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है और ये वर्कर ड्यू है। अब इन दोनों का कंपटीशन होगा, 2 करोड़ कौन लेगा, देखते हैं। तो आंसर, हेयर कम द आंसर बेटा जी। एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे तो दिखा देता हूँ, सिंपल है, पहले समझो बेटा जी। पहला हमारे पास कैश कितना है, 2 करोड़, ठीक है, 2 CR। यार जीरो क्या मारते बैठो, पॉइंट में लिखो चलेगा ना, 2 CR, 2 करोड़, CR मतलब करोड़। हाँ, बाद में वर्कर का ड्यू और सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब मेरे को बताओ वर्कर का जो ड्यू है वो कितना, 62,50,000। तो हम कैसा लिखे, इसको लाखों में लिख रहे हैं, तो 62,50,000 लिखना है। पूरा लिखो क्या, जान दो, पूरा लिखता हूँ, चलो। 2 करोड़ 7 जीरो, यस सर। वर्कर का ड्यू 62,50,000 और सिक्योर क्रेडिटर ऊपर 2.5 करोड़, 1 करोड़ में 7 जीरो। हाँ, अब मेरे को बताओ इतना कैश है, पे करना है हमको, तो पे करेंगे 2 करोड़ रुपया। किस रेशियो में बांटेंगे, वर्कर का ड्यू 2 करोड़ को कैसा बांटोगे, ये रेशियो में बांटेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जीरो कट कर दो, 6 2 5 इज टू 1 2 3 1 2 3 4, 2,500। समझ में आ रहा है, इस रेशियो में बांट के लेंगे। इसका बेस क्या आएगा, 625 प्लस 2,500, 3125 इसका बेस रहेगा, चेक करो। तो इस रेशियो में बांट के लेंगे 2 करोड़, तो 2 करोड़ लिखो क्या, 2 करोड़ इंटू 625 डिवाइड बाय 3125, तो इनको मिलेगा 40 लाख, वर्कर को मिलेगा 40 लाख, और बैलेंस 2 करोड़ में 40 लाख निकाल दो तो 1 करोड़ 60 लाख इनको मिलेगा बेटा जी। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। अब जो आंसर आएगा, इस प्यार को क्या नाम दे, इसको बोलेंगे ओवर राइडिंग। भूल ना जाना, हम लोग ओवर राइडिंग सीख रहे हैं। ओवर राइडिंग, वर्कर का तो पैसा ओवर राइडिंग है, वर्कर का जो ड्यू ओवर राइडिंग है। ओवर राइडिंग क्या सर, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, राइटिंग लिख दिया मैंने, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मिला, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, रुक जाओ, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना, वर्कर का सब पैसा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है, ओवर राइडिंग आता है, वर्कर का सब पैसा ओवर राइडिंग में आता है। तो 62,50,000 माइनस 40 लाख, तो उनका अभी भी ओवर राइडिंग है कितना, 22,50,000 और देना बाकी है वर्कर का। अब बात करते हैं सिक्योर क्रेडिटर का, तो याद है ना लोअर, ये बैलेंस कितना बचा वो चेक करो, 2.5 करोड़ लिखा क्या, हाँ 2 करोड़ 50 लाख माइनस 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, तो इनका अभी 90 लाख बचा है। 90 और 40, कम ऑन, 90 और 40 विच और इज लोअर, बेटा 90 बचा है, इसका छोटा सा लिख रहा हूँ, 90 लाख बचा है इनका। लेकिन 90 और 40 कौन सा लिखोगे आंसर, जितना तुमने हमारा हिस्सा लिया है, जितना तुमने हमारा हिस्सा मारा है सिक्योरिटी में, उतना ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर मानेंगे, उतना ही प्रेफरेंशियल। इसका मतलब ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पे कितना होगा, हटा दूं 90 और 40, आंसर 40 लाख, तो 40 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रहेगा, प्रेफरेंशियल, बाकी अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर है। अनसिक्योर क्रेडिटर व्हाट इज द बैलेंस, 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख माइनस 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख से माइनस 40 लाख, आंसर 50 लाख। 50 लाख और अनसिक्योर्ड कहलाएंगे, बोलो समझा बेटा जी, 50 लाख अनसिक्योर्ड, अरे समझा क्या। अभी सवाल क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद रेफरेंस प्रोविजन कंपनीज एक्ट अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर लाइकली टू गेट द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर फ्रॉम द सिक्योर एसेट्स एंड अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई साहब इन दोनों को तो अभी तक, क्योंकि इन्हीं का पैसा नहीं मिला अभी तक, वर्कर का मिलना बाकी है, सिक्योर क्रेडिटर का बाकी है, तो गवर्नमेंट का पैसा अभी नहीं मिलेगा, अभी तक गवर्नमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिलेगा, अनसिक्योर्ड को भी नहीं मिलेगा क्योंकि इन्हीं का नहीं मिला। समझा, वो एक्सप्लेन कर देना। वर्कर का ड्यू अभी ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इतना है, सिक्योर क्रेडिटर इतना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, और बाकी अनसिक्योर्ड है, वो ही नहीं मिला तो इनका कहाँ से मिलेगा, इनको तो बाद में, पहला ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को मिलता है, सबसे ऊपर वर्कर, और साथ में हाथ देने के लिए सिक्योर क्रेडिटर भी आ गए, तो इन दोनों को पैसा पहले मिलेगा, बाद में बाकी लोग का। ठीक है, समझा बेटा जी, यस सर।
तो नेक्स्ट पढ़े क्वेश्चन एग्जाम में बस इतना ही पूछा था कि एग्जाम में इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, वर्कर को कितना पैसा मिलेगा और सिक्योर क्रेडिटर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इससे संबंधित जो स्टडी मैट का है। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ लिमिटेड वुंड अप ट्रिब्यूनल ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी बी चार्ज विद द बैंकर 5 करोड़। अरे वो जो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो 5 करोड़ देना है हमें किसी को, वर्कर का पैसा, अमाउंट ड्यू टू वर्कर, टैक्स गवर्नमेंट को देना है, वर्कर का पैसा आया, देखो वर्कर का पैसा, और एसेट्स बेच के 4 करोड़ रुपए मेरा दिखाई दे रहा है। सेम क्वेश्चन 4 करोड़ रुपए मिला। तो चलो हम लोग इसका समरी बनाते हैं, सेम वही लॉजिक, सुने, सेम वही लॉजिक से कि वर्कर का कितना पैसा मिलेगा, वर्कर का कितना पैसा मिलेगा। तो आ जाओ। तो सबसे पहला हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, 4 करोड़ CR लिख रहा हूँ, वर्कर का ड्यू और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो वर्कर का ड्यू है 1 करोड़ 1.25 करोड़, इसको लिख सकते हैं, और सिक्योर क्रेडिटर का 5 करोड़। अब कैसा बांट के लेंगे, बस आपको यही बताना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट विद द प्रोविजन कंपनी अमाउंट ईच काइंड ऑफ क्रेडिटर लाइकली टू गेट इफ द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द ऑफिशियल लिक्विड। तो इनको कितना मिलेगा, तो सवाल ये है, आज सिक्योरिटी बेच के 4 करोड़ मिला, तो 4 करोड़ को बांटा जाएगा। 4 करोड़ किस रेशियो में बांटा जाएगा, इस रेशियो में, दैट इज 1.25:5 मिला, उसी रेशो में शेयर करेंगे 4 करोड़ को वो लोग। तो बांटो 1.25:5 का रेशो में बांटो, तो इसका बेस आएगा 6.25, बांटो। तो 4 × 1.25 डिवाइड बाय 6.25, आंसर आता है 0.8 करोड़। इनको 0.8 करोड़ मिलेगा, इतना ही आंसर पूछा वो लोग ने। इनको 0.8 करोड़ मिलेगा, और इनको कितना मिलेगा, 4 - 0.8, इनको मिलेगा 3.2 करोड़। इसी को समझाना है। 4 करोड़ इन्हीं दोनों को मिलेगा, बाकी का नहीं बात किया है। और फिर सर इनको मिलेगा, काय का कुछ नहीं मिलेगा आपको, बाबा जी का ठुल्लू, गवर्नमेंट को नहीं मिला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी नहीं मिलेगा। ये नोट लिख देना यहाँ पे नीचे। तो 4 करोड़ किसको देंगे, 80 लाख वर्कर को देंगे, बाकी 3.2 करोड़ मतलब 3 करोड़ 20 लाख सिक्योर क्रेडिटर को देंगे। नो अमाउंट विल बी पेबल टू गवर्नमेंट एंड अनसिक्योर क्रेडिटर। ऐसे इंग्लिश लिखना प्लीज, वीडियो पॉज करो, लिखो। तो सबको समझा अच्छे से, ओवरराइडिंग समझा, बेस्ट एकदम। ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में फर्स्ट प्रायोरिटी पहला वर्कर का दे दो, और सेकंड प्रायोरिटी उनका 2 साल का पगार दे दिए, तो उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो क्रेडिटर के साथ लेंगे, शेयर करेंगे वो लोग। ठीक है, चलो अब हम सीखते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट, बैक टू द फॉर्मेट। तो पेमेंट साइड में क्या लिखते हैं, पहला लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन एक्सपेंस दे देना, वो सब देने के बाद लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन एक्सपेंसेस। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, आ जाओ अभी सीखते बेटा, टाइम प्लीज। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में क्या आता है ऑर्डर में, तो हेयर कम द, आपके लिए बना के रखो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, दिस आर द पीपल हु हैज़ द राइट टू रिसीव मनी फर्स्ट। इट इंक्लूड अमाउंट ड्यू एंड पेबल टू गवर्नमेंट, मतलब टैक्स आता है इसमें। हाँ, क्या टैक्स, अमाउंट ड्यू एंड पेबल, तो जो भी रहेगा इसके अंदर टैक्स आता है। ठीक है, टैक्स। तो ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो ऊपर ड्राइंग बनाया था, गवर्नमेंट टैक्स दिखाई दे रहा है ऊपर, ये देखो फ्लावर थोड़ा सा, गवर्नमेंट का टैक्स। ड्यू मतलब कुछ भी मत ले लेना, गवर्नमेंट का टैक्स, वर्कर का पैसा, हॉलीडे का पैसा, ESI का पैसा, डेथ और डिसेबलमेंट में जो पैसा मिलता है। एक वर्कर आया था, काम करता था अच्छे से, यहाँ से गया तो उसका एक ही हाथ लेके गया, एक हाथ यहीं छूट गया मशीन में, एक्सीडेंट हो गया। तो कंपनसेशन, PF, ESI, ग्रेचुइटी का पैसा, इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस, मतलब इसी को हम समझा रहे हैं ठाकुर जी, इसी को हम समझा रहे हैं। सुनो इधर, तो अभी मैं जो समझाऊंगा प्लीज़ फुल कंसंट्रेशन बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे रखना, इससे बेस्ट नहीं समझाया कोई भी। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन होते हैं, जो इनको पहला पैसा मिले तो पहला गवर्नमेंट का ड्यूज, गवर्नमेंट का क्या लेना है बेटा, टैक्स से लेना है, याद रखना गवर्नमेंट का टैक्स कि कभी का 12 महीने का, लिक्विडेशन का 12 महीने पहले का जितना भी टैक्स ड्यूज है, इट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, लोकल अथॉरिटी का होगा, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आता है।
उसके बाद अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, अरे उनका लेके हो गया तभी इन्हीं का बात करते हैं। अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है कंपनी के, एमडी को छोड़ के, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को छोड़ के, एम्प्लॉय जिनको सैलरीज और वेजेस मिलता है। अब वर्कर का बात नहीं किया जा रहा है, वर्कर तो कल भी कर लेके चले गए अपने घर में। तो एम्प्लॉय का पैसा, जो लोग सैलरीज एंड वेजेस बात कर रहे हैं, हाँ सैलरी एमडी इज नॉट इंक्लूडिंग द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लेकिन एक शर्त है, एम्प्लॉय का पैसा पूरा नहीं लेने का। एम्प्लॉय का पैसा लिक्विडेशन के 12 महीना पहले का लेने का है, और उसमें भी मैक्स 4 महीने का ले सकते हो, और उसमें भी लिमिट है, हर वर्कर को 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, हर वर्कर को 20,000 से ज़्यादा नहीं देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला? फिर से पढ़ो। पिछला 12 महीने का, उसके अंदर भी 4 महीने का प्रेफरेंशियल रहेगा, ऊपर से जो अमाउंट रहेगा 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा समझाओ ना खुल के। चलो ये रो खुल के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं। एग्जांपल सोचो, एक वर्कर है जिसका महीने का पगार 4,000 है, तो 5 महीने का पगार नहीं दिया, तो 5 महीने कितना होता है? 5 4 जा 20 है ना, 20,000 बरोबर। अब इस 20,000 में इतना ये है 4,000 महीने का पगार है, इंटू 5 महीने का 20,000। लेकिन सर आपको बोला ना प्रेफरेंशियल में कौन आएगा, प्रेफरेंशियल में कौन आएगा? दोनों शर्त होना चाहिए, तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 12 महीने का अंदर है, हाँ, क्या मैक्स 4 महीने का नहीं ना अंकल, 5 महीने का लिया, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में कौन आएंगे? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में 12 महीने का है, हाँ, 4 महीने का लेना है, तो 4,000 इंटू 4, 4 4 60, मतलब 16,000 ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आएंगे बेटा जी। अरे यार मैं बीच में, सॉरी बेटा, मैं अभी देखा, हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। हाँ तो हम ये बोल रहे हैं आपको 4,000 इंटू 5 20,000, लेकिन 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल आता है, तो 4 महीने का 16,000, तो बाकी रहेगा अनसिक्योर्ड, बाकी रहेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। कितना? दैट 4,000। बोलो समझा? मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जब भी आप बोलोगे तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो 12 महीने के अंदर का होना चाहिए, उसके अंदर 4 महीने का ही पगार होना चाहिए, और मैक्स 20,000। 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो वो अनसिक्योर्ड, 20,000 तक, अभी 16,000 है, 20,000 से कम है तो बरोबर है। समझा? एग्जाम्पल करते, लो आपके लिए एग्जाम्पल, तुम भी क्या याद रखोगे? कहाँ गया एग्जाम्पल भैया? हाँ ये देखो ऐसे का एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर अभी नेक्स्ट करते हैं, ध्यान देना इससे संबंधित एग्जाम्पल। एक कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, नहीं पूरा नहीं पढ़ाना, पूरा पढ़ने के बाद ही वो समझाऊंगा, रुक जाओ। एक तो समझ गया गवर्नमेंट का टैक्स 12 महीने के अंदर का, 12 महीने का पहले का रहेगा तो प्रेफरेंशियल नहीं रहेगा। सेकेंड, एम्प्लॉय का पैसा पिछला 12 महीने का, उसके अंदर भी मैक्स 4 महीने का, और मैक्स 20,000, मैक्स दीवाना कर दे। अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, छुट्टी का पैसा, अरे लीव का पैसा भी प्रेफरेंशियल रहता है। कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट डेथ और डिसेबलमेंट, और पेंशन पीएफ और ग्रेचुटी का पैसा। मतलब मैं एक बात बोलूँ, 2 3 4 5 ये सब वर्कर का ही पैसा, सॉरी ये एम्प्लॉय का पैसा है, वर्कर गलती से बोलो सॉरी, एम्प्लॉय का पैसा है। 2 3 4 5 एम्प्लॉय का पैसा है, याद रहेगा? यस सर। रुको टेढ़ा लिखता हूँ, ई नहीं लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत पहले से ऑलरेडी हाथ टेढ़ा लिखा हूँ। EMPLOYE एम्प्लॉई का पैसा, ठीक है, ये पूरा एम्प्लॉई का पैसा है, और लास्ट में इन्वेस्टिगेशन का एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो आते हैं एग्जांपल कराओ ना सर, कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी वेंट टू लिक्विडेशन, क्रेडिटर 36,000 है, अमाउंट ऑफ 36,000 इंक्लूड 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस ऑफ 15 मैन 100 रुपया पर मंथ फॉर 4 मंथ इमीडिएटली बिफोर द वाइंडिंग अप। 9,000 बिंग द सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय एट 600 पर मंथ फॉर प्रीवियस 6 मंथ। अच्छे से पढ़ते जाना, ये प्रीवियस 6 मंथ का है, ये सैलरी 5 एम्प्लॉय का है। मंथ याद से देखना, मंथ तो बोलता है 100 पर मंथ फॉर 4 मंथ, ये 4 महीने का, अच्छी बात है, 4 महीने का या 6 महीने का है। रेंट ऑफ द गोडाउन 6 महीने का, इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी 1,000 रुपया। इन एडिशन इट इज एस्टिमेट द कंपनी वुड हैव टू पे 3,000 कंपनसेशन। यस, कंपनसेशन प्रेफरेंशियल में आता है। गवर्नमेंट का टैक्स भी हमने कहाँ तो पढ़ा था, इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, वो गवर्नमेंट को देते हो ना, इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 1,000 रुपया, और इंजरी। तो आपको बताना है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछेंगे। तो सबसे पहला इधर पढ़ो, दिस अमाउंट 30 इंक्लूड 6,000 अकाउंट ऑफ वेजस। अब हम बात करते हैं बेटा जी वेजस और सैलरी। वेजस
15 मैन का पगार, 15 मैन से हमें तकलीफ नहीं, लेकिन एक लिमिट डाल के रखा, सबको मिलना चाहिए। तो 15 मैन 100 रुपया, 100 रुपया पर मंथ। ये देखो 15 मैन 100 रुपया पर मंथ, लेकिन मैक्स दीवाना कर दे, 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल आता है, समझे? तो बस इंटू करना है, 15 इंटू 100 इंटू मैक्स 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल माना जाएगा। तो आंसर आएगा बेटा जी 6000। और टैक्स गवर्नमेंट को दोगे तो प्रेफरेंशियल में आता है, वर्कर का वेजेस आ गया। सैलरी कौन सा लोगे? सैलरी नीचे आओ, यहाँ नीचे लिखा है सैलरी भी आ गए, सैलरी तो सैलरी 5 एम्प्लॉय का 300 पर मंथ, लेकिन 6 महीने का नहीं, केवल 4 महीने का। दे देखो 5 एम्प्लॉय वर्ड मिल रहा है बेटा, 5 एम्प्लॉय महीने का 300 रुपया इंटू केवल 4 महीने का ही प्रेफरेंशियल रहेगा, तो बाकी अनसिक्योर्ड कहलाएगा, वर्कमैन का पैसा कंपनसेशन। तो टोटल 16000 विल बी द प्रेफरेंशियल क्रेडिट। बोलो समझाया बेटा बेस्ट में। नीचे लिखा है कि 4 महीने, वही जो इंग्लिश में समझाया वही लिखा है, ठीक है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1 समझा, और एक करते धमाकेदार थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये ज़्यादा अच्छा लगा हमको, ये मैं आपके लिए ढूंढ के निकाला। एग्जाम्पल नंबर 2, तो टोटल 5 क्वेश्चन कर लिया मैंने इसमें। फॉलोइंग कैलकुलेट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्या ढूंढना है आपको? प्रेफरेंशियल पेमेंट ढूंढना है सेक्शन 327 के अंदर। तो सबसे पहले बताओ लिक्विडेशन हुआ है, डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1/4/2018 को, तो 1/4/2018 में राइट करते जाऊँगा कौन से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। 17/18 कि 17/18 और रुको कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डेट का कुछ इशू है। हाँ ठीक है, तो हाँ इसके अंदर कौन सा प्रेफरेंशियल में माना जाएगा। हाँ तो पहला तो यहाँ रुको, जो डेट डाल देते, चेंज कर देते हैं, डेट में कुछ गलती हो गया। क्या इंसान ही गलती हो सकता है। लिक्विडेशन 12 मंथ लिक्विडेशन हुआ है 1/4/2018, और ये 17/18 ये उसके पहले का। रुको टाइम प्लीज बेटा, डेट में थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, ये इसके पहले का है। यहाँ चेंज करता हूँ मैं, अभी चेंज करता हूँ। ये 17/18 का है, 17/18 फॉर द ईयर टैक्स पेबल, 17/18 लिक्विडेशन का 1 साल पहले का जो टैक्स है। ये हटा रहा हूँ मैं, ये उसके पहले का है फॉर द ईयर 16-17 का। ठीक है, तो बेटा जी 17/18 का ही टैक्स केवल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा, क्योंकि लिक्विडेशन हुआ है 1/4/2018 को, तो उसका 1 साल पहले का मतलब 17/18 आता है, तो 17/18 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रेफरेंशियल पेमेंट। नेक्स्ट ये नहीं लिया जाए, क्रॉस किया मैंने। ओइंग टू गवर्नमेंट फॉर टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी वाटर, कुछ भी सर टैक्सेशन था, टैक्सेशन गवर्नमेंट का टैक्स, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है। वेजेस सैलरी और सुपरवाइजर चलेगा, सुपरवाइजर एम्प्लॉई है। 500 पर मंथ और 4000, नहीं 500 पर मंथ नहीं, केवल 4000। यार कौन सा पेन से लिखो, हाँ 4000 पर मंथ, और भी कितना मंथ का लेंगे? ओनली 4 मंथ का ही लेंगे, प्रेफरेंशियल माना जाएगा। बरोबर। वेजेस सैलरी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर वाई 4 महीने का, ठीक है, लेकिन याद है ना लिमिट भूल ना जाना, लिमिट 4 महीने का पगार और 20,000 पर पर्सन, ठीक है। तो 20,000 4 16 यहाँ बरोबर 6 4 24 होता है, सुन रहे हो? यहाँ थोड़ा ऊपर करूँ, यहाँ जब इंटू करते हो 4000, देखो यहाँ व्हाइट से दिखा रहा हूँ, पोपटी कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर कितना लोग हैं मालूम है ना? 6, यहाँ 24,000 प्रेफरेंशियल रहेगा, सुन रहे हो? यहाँ 24,000 प्रेफरेंशियल माना जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कितना माना जाएगा प्रेफरेंशियल। देखो 4000 इंटू 6000 है ना सर, 6000 इंटू 4 करते हैं तो 24,000 होता है। या अरे यार मैं कुछ भी लिख रहा है, रुक जाओ। 4 4 16, सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। 4 4 16, तो यहाँ 16,000 ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। बोले ये समझा, 16,000 वाला समझा? अभी तक 2 मिला प्रेफरेंशियल। इसके अंदर बात करते हैं 6 4 24, यहाँ लिख रहा हूँ 6 4 24,000 होता है, लेकिन
मैक्स कितना मिलेगा, मैक्स 20,000 पर पर्सन मिलेगा, ये पर पर्सन है, मिस्टर वाई पर्सन है, तो 20,000 ही मिलेगा, 24 नहीं मिलेगा, समझा। 3 लोग मिल गए प्रेफरेंशियल। आगे बढ़ो। एक्रूड हॉलीडे, यस सर, हॉलीडे का पैसा प्रेफरेंशियल में आता है तो 21,000 भी ले लेंगे प्रेफरेंशियल में। आगे बढ़ो। कंपनसेशन टू सुपरवाइजर वाई डब्ल्यू 21, ये भी कंपनसेशन भी प्रेफरेंशियल में आता है तो 21,000 भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। पीएफ का पैसा ग्रेचुइटी, यस सर, प्रेफरेंशियल में आएगा। डायरेक्टर फीस नहीं आएगा, रेंट ऑफ द गोडाउन नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा इसका सब लिस्ट बना लेना, लिख देना। गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स 17-18 का कितना, 22,000, यही लाइन से बना देना पूरा। बोलो समझा। तो मैं प्लस कर दूं, आप बना लोगे। यस सर। तो प्लस करते कितना आता है मालूम है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इस क्वेश्चन में कितना, 20, मैं अमाउंट लिख के दिखा, 22,000 है। हाँ, और उसके बाद इधर 16,000 है, इधर पे 20,000 है, क्योंकि एक लिमिट है 20,000 का। यहाँ 21,000 नाम लिख देना सबके सामने, 21,000, ये भी 21,000 और ये भी 21,000, लगातार 21,000 दिख रहा है। और डायरेक्टर फीस नहीं आएगा, बस प्लस कर दो। तो 22 + 16 + 20 + 21 + 21 + 21, 1,20,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। 120 कितना आ रहा है अब, 121, अच्छा 21 है क्या, अच्छा हाँ इधर 22 है, इधर 22 है, रुक जाओ बेटा। ठीक है। तो कितना था, 1,21,000 इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बोलो समझा। 1,21,000 इज द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कुछ नहीं, लाइन से नाम लिख देना। ओके, बोलो समझा अच्छे से। यस सर। तो आगे बढ़ते, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया, बस इतना ही था। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर समझ गया, सब समझ गया, जीनियस है बच्चे मेरे। आते हैं ये लास्ट बेटा, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट्स। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन एक्सपेंस पहले देना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिस्कस किया अभी, वो उनके बाद उनको देना है। फिर उसका डिबेंचर होल्डर का जब पैसा दोगे तो डिबेंचर का पैसा तो दोगे प्लस इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द पेमेंट। पता चला अपना बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च और पेमेंट करते करते 3 महीना लग गया, तो 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा वाइंडिंग अप तक। तो इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ द पेमेंट, जब तक तुम हमारा पैसा दोगे तब तक ब्याज चालू रखो। तो डिबेंचर तो देना, डिबेंचर का ब्याज भी देना। बाद में अनसिक्योर क्रेडिटर, उनके बाद नंबर आता है अनसिक्योर क्रेडिटर, और बाद में उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर में प्रेफरेंशियल कैपिटल और एरियर्स डिविडेंड, और लास्ट में रिफंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। फॉर्मेट अच्छे से याद रखना बेटा। लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट इस तरीके से बनाना है। इससे संबंधित हम लोग प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, चलो बाय बाय। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया जो जो सर ने बढ़ाया इसके अंदर। इसमें बेस्ट क्या समझाया, बेस्ट ही समझाया सर ने यार। मैं यही समझाया आपको कि ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कैसे होता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या है और वो प्रोसीजर क्या है लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का। वो लिक्विडेटर 2 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाता है और एक दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाता है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट्स बनाता है। ठीक है, चलो बाय बाय।